जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं टी आर्मी का क्वेश्चन पेपर नंबर 8 करने वाले हैं। और आपके इस चैनल पर टी आर्मी के लिए मैंने 60 से ज़्यादा क्लास करवा दिया है, जो कि स्पेशल टी आर्मी के लिए है। तो अभी जो एग्ज़ाम आने वाला है आपका, उसके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला आपका क्लास है। तो इस क्लास को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आप चाहते हैं कि टी आर्मी का और स्पेशल आप चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा एप्लीकेशन है वीरपथ का, ठीक है ना। वीरपथ का एप्लीकेशन है, जाकर अभी डाउनलोड करिए। वहाँ पर अभी जाकर आप लोग टेस्ट को ज्वाइन करिए और साथ साथ में आप मैथ का भी क्लास वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको टेस्ट या क्लास ज्वाइन करने में कोई दिक्कत हो रहा है ना, तो आप मुझे 9102195290 पर मुझे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। और भी जो क्वेरी है आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आज का देख सकते हैं कि भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे। देखिए, फील्ड मार्शल की बात करूं तो ये आर्मी में क्या होता है ना, आर्मी में यानी कि भारतीय सेना में सबसे सर्वोच्च पद होता है फील्ड मार्शल। और ये फील्ड मार्शल जो है ना, अब तक दो ही लोग बने हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि पहले फील्ड मार्शल कौन थे। अब देखिए, यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या है देख लीजिए, और अपना आंसर मेरे आंसर से चेक करिएगा। तो पहले तो ये देख लीजिए कि दो फील्ड मार्शल कौन कौन थे। तो पहला आप जो देख सकते हैं ऑप्शन में कि जनरल के.एम. करियप्पा और सैम मानेकशॉ। अब तक यही दो ही लोग क्या है फील्ड मार्शल बने हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला की बात करता हूँ। तो पहला जो है आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यानी कि सैम मानेकशॉ जो है ना, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले फील्ड मार्शल बनने वाले सैम मानेकशॉ हैं। और ये कब बने थे, तो ये 1973 में बने थे। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी अगर आया है तो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन में है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत यानी कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी शामिल है, यानी कौन से अनुच्छेद में ये दिया गया है। देखिए, अनुच्छेद वाला क्वेश्चन कई सारे आते हैं। तो मैं ऐसा करूंगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं एक बार अनुच्छेद का जो मेन चीज़ है मैं आपको बता दूंगा, जो एग्ज़ाम में कई बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का मुझे कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि अनुच्छेद 17 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि बूल एंड बियर शब्द किस क्षेत्र से संबंधित है। तो बूल एंड बियर जो है ना, ये संबंधित है आपका शेयर बाजार से। देखिए, शेयर बाजार, बुल एंड बियर। अब बुल मतलब क्या होता है, जब क्या होता है कीमतें बढ़ने वाली होती है। क्या होता है, कीमतें बढ़ने वाली होती है, बढ़ेगी, तब क्या कहा जाता है कि ये बुल मार्केट है। वही बात इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बियर मार्केट किसे बोलेंगे, जब क्या होगा कीमतें घटने वाली होती है, तो हम लोग क्या कहते हैं, ये बियर मार्केट है। यानी कि बुल एंड बियर शब्द जो है कौन से क्षेत्र से संबंध है, इसका है आपका ऑप्शन नंबर डी में, ये शेयर बाजार से है, ठीक है। अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन को। और इस क्वेश्चन के साथ साथ मैं चाहूँगा कि आप अभी तक आपने क्लास को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और वीरपथ का एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करके आप लोग क्लास को या टेस्ट को ज्वाइन करिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में है कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। ये आपके आर्मी के एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो टी आर्मी में भी आपका ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गुजरात जो है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है आपका कि होली ट्रिनिटी के नाम से प्रसिद्ध 3 मुख्य यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल किस राज्य में है। यानी कि ये जो होली ट्रिनिटी है ना, होली ट्रिनिटी जो है कौन से राज्य में है, यानी कि 3 जगह ऐसा है, 3 स्थल ऐसा है जो कि यूनेस्को में शामिल है। तो यहाँ पर ऑप्शन को देख लीजिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये कहाँ पर है, तो ओडिशा में है। अब ओडिशा में तो है ये 3 जगह, 3 स्थल कौन कौन सा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला जो आपका है यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहला आपका है कोणार्क का सूर्य मंदिर। क्या है, कोणार्क का, देखिए यहाँ पर कोणार्क सूर्य मंदिर मैं कह देता हूँ, ठीक ना, याद रख लीजिए, कोणार्क सूर्य मंदिर।
पहला आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो कोणार्क जिला में है, ठीक है। अब दूसरा जो आपका है ये आपका पुरी का जगन्नाथ मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, ठीक है ना। और तीसरा जो आपका दिया गया है पुरी का जगन्नाथ मंदिर और लिंगराज मंदिर, क्या है लिंगराज मंदिर, ये कहाँ पर है? तो ये आपका भुवनेश्वर में है। कहाँ पर है? भुवनेश्वर में है। यानी कि आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर और लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का, ये क्या कहा जाता है? होली ट्रिनिटी कहा जाता है। होली ट्रिनिटी कहा जाता है जो कहाँ पर है? तो ये आपका ओडिशा में है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओडिशा आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि मेक इन इंडिया पहल किस वर्ष शुरू की गई थी? तो मेक इन इंडिया जो है ना, ये नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो ये जो शुरुआत किया गया है, कब किया गया है? तो इस साल 2014 में स्टार्ट किया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि संयुक्त राज्य परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? यहाँ पर क्वेश्चन गौर से देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य होते हैं, ठीक है, टोटल। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि अस्थायी सदस्य, तो यहाँ पर 5 क्या होता है? आपका अस्थायी सदस्य होता है और 10 क्या होता है? अस्थायी होता है। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ बोल रहा है कि 5 हैं, यानी कि कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो 5 होते हैं। कितना होता है? 5। चलो इसका आंसर मैंने बता ही दिया पहले ही। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी किया है ना, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर हो सकता है कि 5 अस्थायी सदस्य में कौन कौन से है, आपको ये इसका नाम पूछ दे, उसमें से 1 का या 2 का नाम पूछ दे। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका क्या हो जाएगा? पहला जो हो जाएगा आपका चीन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा फ्रांस, ठीक है। तीसरा आपका हो जाएगा रूस, ठीक है। चौथा आपका हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। और पाँचवा हो जाएगा आपका यूएसए, यानी कि अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। अब कितना हो गया यहाँ पर? 1 2 3 4 5 और 5। देखिए 5 तो हो गया आपका, यानी कि 5 क्या है? आपका अस्थायी सदस्य है। क्या है ये? 5 अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है ना। कौन कौन से? तो चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए, यानी कि अमेरिका। अमेरिका को क्या कहा जाता है? यूएसए कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी पॉइंट को नोट करिएगा। और एक पॉइंट इसमें और जान लीजिए कि 10 जो क्या होता है? 10 अस्थायी सदस्य होता है। 10 अस्थायी, यानी कि ये प्रत्येक 2 वर्ष के लिए क्या होता है? 2 वर्षों के लिए महासभा द्वारा चुना जाता है। 10 जो होते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को लगा लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत के किस शहर को क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है? तो क्वीन ऑफ अरेबियन सी जो कहा जाता है ना, ये कहा जाता है आपका कोच्चि को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है ना, आज आपका आंसर हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ बहुत सारे बंदरगाह हैं, ठीक है ना। और अरेबियन सी है ना, अरेबियन सी में यानी बंदरगाहों को लेकर इसे क्या कहा जाता है? क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाए आपका आंसर। अगले क्वेश्चन में है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए नोबेल पुरस्कार जो है कितने क्षेत्र में दिया जाता है? ये टोटल 6 क्षेत्र में दिया जाता है। क्या है? नोबेल पुरस्कार जो है टोटल 6 क्षेत्र में दिया जाता है। अब 6 क्षेत्र कौन कौन सा है? तो पहला नोट कर लीजिएगा आप लोग, भौतिकी। क्या है? भौतिकी जो है ना आपका पहला क्षेत्र है, ठीक है। दूसरे में आपका हो जाता है रसायन के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में। तीसरा बोलूँगा तो चिकित्सा, क्या हो जाएगा? चिकित्सा के क्षेत्र में। उसके बाद साहित्य के क्षेत्र में, फिर आपका हो जाएगा शांति के क्षेत्र में, और उसके बाद आपका एक दिया गया है अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि टोटल 6 क्षेत्र में दिया जाता है। और यहाँ पर एक पॉइंट आप लोगों के लिए जानना जरूरी है कि ये नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, कहाँ दिया जाता है।
देखिए यहाँ पर इसमें से मैं एक बताऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो एक मैं बताऊंगा कि शांति का नोबेल पुरस्कार जो है ना ये अलग दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? ये आपका नॉर्वे में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? तो नॉर्वे में दिया जाता है। बाद बाकी ये जो है ना 5 एक ही जगह पर दिया जाता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये कहाँ दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार जो है ना कहाँ पर दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन में है आपका कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील वुलर झील किस राज्य में स्थित है। यानी कि वुलर झील जो है ना ये मीठे पानी का भारत का सबसे बड़ा झील है। ये कहाँ पर है, कौन से राज्य में है या कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है? तो यहाँ पर देख लीजिए, आपका आंसर जो आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जम्मू कश्मीर में ये वुलर झील जो है ना यानी कि मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए कि वुलर झील जो है ना कहाँ पर है, तो आपका जम्मू कश्मीर में है। और बोलेगा कि सबसे बड़ा भारत में मीठे पानी का झील कौन सा है, तो वहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, वुलर झील करेंगे। ठीक है, यही बात मैं यहाँ बोल दूँ कि खारे पानी का झील सबसे बड़ा कौन सा है, तो खारे पानी का झील जो है ना ये आपका चिल्का झील है। क्या है? चिल्का झील है। तो चिल्का झील कहाँ पर है? चिल्का झील कहाँ पर है? तो ये आपका है ओडिशा में। कहाँ पर है? तो ओडिशा में है। ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। ये है खारे पानी की झील, तो ये चिल्का झील है जो एशिया में सबसे बड़ा झील है। एशिया में सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। ठीक है, लेकिन वही बात बोलूँगा कि भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील तो वुलर झील हो जाएगा। तो दोनों जो आपका जो क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट हो जाता है। तो इन दोनों पॉइंट को यहाँ पर नोट करके रख लीजिएगा अगर नहीं पता है तो। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर कि सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल लोथल किस नदी के किनारे स्थित था। देखिए लोथल जो है ना कौन से नदी के किनारे में स्थित था। देखिए लोथल सिंधु सभ्यता के बारे में, ठीक है, ये कई बार आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को आप लोग जरूर करने का कोशिश करिएगा और मैं उम्मीद करूँगा कि आपने भी इसका आंसर सही किया होगा। जिनको नहीं पता है उनके लिए आंसर है, तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भोगवा नदी के किनारे। क्या है? भोगवा नदी के किनारे। और ये अभी जो है ना किस राज्य में था, किस राज्य में था ये भोगवा नदी, तो यहाँ पर कह सकते हैं राजस्थान। ये भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, राजस्थान आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान कहाँ, भोगवा नदी कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन में है कि भारतीय संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल हो सकता है। देखिए यहाँ पर अब भारत के संसद में, भारत में संसद कौन सा होता है? संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन सा? एक तो लोकसभा, राज्यसभा और आपका राष्ट्रपति होता है। ठीक है, 3 अंग। यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन जो होते हैं ना, अब 2 सदन में जो है कितने समय तक, कितने मैक्सिमम यानी कि सबसे अधिक कितने अंतराल में ये आपका सत्र होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 महीना। यानी कि भारतीय संसद के 2 सत्रों के बीच में कितने टाइम का गैप होना चाहिए अधिक से अधिक, तो यहाँ पर 6 महीना। क्या हो जाएगा? 6 महीना आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अब देखिए भारत संसद में 3 सत्र होते हैं। भारत संसद में 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से सत्र होते हैं, तो यहाँ पर ये भी देख लीजिए। पहला तो होता है आपका बजट सत्र। क्या होता है? बजट सत्र होता है। ठीक है, दूसरा आपका होता है मानसून सत्र होता है, मानसून सत्र होता है। और तीसरा आपका होता है शीतकालीन। क्या होता है? शीतकालीन सत्र होता है। क्या होता है? शीतकालीन सत्र होता है। अब देखिए ये जो होता है ना नवंबर से दिसंबर के बीच में होता है, और ये जो होता है ना जुलाई से सितंबर के बीच में होता है, और ये क्या होता है फरवरी से लेकर ये मई तक होता है। क्या होता है? मई तक के बीच में होता है। यानी बजट सत्र फरवरी से मई, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर, और शीतकालीन सत्र जो होता है ना ये नवंबर और दिसंबर के बीच में होता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन था आपका कि भारतीय संसद में 2 सत्रों के बीच अधिक से अधिक 6 महीने का गैप हो सकता है, अंतराल हो सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर।
अब अगले क्वेश्चन को भी लगा लेते हैं हम लोग। बिहू त्यौहार जो है ना भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बिहू त्यौहार भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका असम में मनाया जाता है। आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि किस मुगल शासक को आलमगीर की उपाधि से जाना जाता है? आलमगीर का मतलब क्या होता है? आलमगीर का मतलब होता है विश्व विजेता होता है। क्या होता है? विश्व विजेता होता है। अब यानी कि कौन से मुगल शासक को आलमगीर की उपाधि से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका औरंगजेब को आलमगीर की उपाधि से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी आपका आंसर यहाँ पर है। और औरंगजेब को एक और नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? इसे जाना जाता है जिंदा पीर। ठीक है, जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तो औरंगजेब को। जिंदा पीर और आलमगीर दोनों याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन में है आपका कि सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? देखिए एक तो है कंप्यूटर का जनक जब पूछेगा तो यहाँ पर चार्ल्स बेबेज आप लोग याद रख लीजिएगा और पता भी होगा आप लोगों को। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है सैमुअल क्रे को। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग कितना समय लेता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लेता है? ये आपने बचपन से अभी तक आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका आंसर क्या है। यहाँ पर 8 मिनट 20 सेकंड और कुछ सेकंड लगता है। तो यहाँ पर 8 मिनट 20 सेकंड आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन अभी जो एग्जाम हुआ है ना, अदर एग्जाम हुआ है ना, तो वहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं ना, आप लोग एक बार उसको रिवीजन करके जाइएगा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लगभग आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इसके साथ साथ मैं एक पॉइंट में और बताऊँगा, वो भी देख लीजिएगा। पहले तो ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन था? तो इसका अगर आपने आंसर ऑप्शन नंबर अगर ए चुना है ना, यानी कि एनी बेसेंट चुना है, तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ बोल रहा है पहली महिला। अगर यही बात यहाँ कहता कि भारतीय महिला कौन थी, पहली भारतीय महिला कौन थी, तो पहली भारतीय महिला ये थी ना, ये थी आपकी सरोजिनी नायडू। क्या है? सरोजिनी नायडू भारतीय महिला थी पहली जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। और ये कब बनी थी? तो ये बनी थी साल 1925 में। कब बनी थी? तो साल 1925 में बनी थी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा इसमें कि एनी बेसेंट कब बनी थी? तो ये बनी थी 1917 में बनी थी। तो यहाँ पर महिला के बारे में था कि पहली महिला और भारतीय महिला कौन थी, ठीक है। दोनों चीज़ मैंने बता दिया यहाँ पर। और एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर स्थापना मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो स्थापना कब हुआ था? ये साल 1885 में। कब? तो साल 1885 में। तो यहाँ पर सभी पॉइंट को नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन में दिया गया आपका कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, चलिए एक पॉइंट मेरे मन में है, मैं आपको बता ही देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में तो समझ गए, यहाँ पर स्थापना कब हुआ था, और महिला के बारे में समझ में आ गया आपको कि देखिए भारतीय महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जो था ना, पहली भारतीय महिला थी। अगर महिला के बारे में बात करूँ तो एनी बेसेंट थी। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया था? स्थापना किसने किया था? तो स्थापना जो किया था ना, यहाँ पर वो भी नोट कर लीजिए। ये क्या था? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा स्थापना किया गया था। और इसका पहला जो अधिवेशन हुआ था ना, ये कहाँ हुआ था? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा स्थापना कहाँ किया गया था? तो ये बॉम्बे में किया गया था। कहाँ किया गया था? बॉम्बे में किया गया था। अभी के टाइम इसको मुंबई कहा जाता है। और पहला अधिवेशन यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर पहला अधिवेशन जो हुआ था ना, ये हुआ था आपका मुंबई में हुआ था। मुंबई यानी कि बॉम्बे, पहले के टाइम में इसे बॉम्बे कहा जाता था। चलो मैं यहाँ बॉम्बे ही मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या है? बॉम्बे ही मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर पहले
अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष है ना, ये WC बनर्जी थे। क्या है? WC बनर्जी। इसमें और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन ये आपका बेसिक पॉइंट था, इसलिए मैंने बैक करके मैंने आपको इसको बता दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है। आगे है कि ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो होता है ना, ये ओजोन परत पाया जाता है आपका भारत लेयर में, ये समताप मंडल में। कहाँ पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है। और यही वो लेयर होता है ना जो सूर्य से जो परावैंगनी किरण आता है ना, अल्ट्रा वायलेट रेज, यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पर, अल्ट्रा वायलेट रेज जो होता है ना, जो कैंसर को बढ़ाता है, कैंसर खतरे को बढ़ा सकता है, ये उसी लेयर में यानी ओजोन परत में ही, समताप मंडल में ही उसको सोख लेता है, कम कर देता है, ताकि हम लोगों का ये कैंसर से हम लोगों को बचाता है। तो यहाँ पर यही नोट कर लीजिएगा, ये ओजोन परत में ही होता है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या था कि कौन से परत में पाया जाता है? तो समताप मंडल में ये पाया जाता है इस क्वेश्चन के लिए। और एक पॉइंट आपका एक्स्ट्रा पॉइंट था, ये परावैंगनी किरण को रोकता है। ठीक है, चलिए आगे देखता हूँ। अगला क्वेश्चन में दिया गया यहाँ पर कि प्रसिद्ध खिलाड़ी PV सिंधु का संबंध किस खेल से है? तो PV सिंधु का जो संबंध है ना, ये आपका बैडमिंटन से है। किससे है? बैडमिंटन से है। और PV सिंधु के बारे में एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, ये भारत की पहली महिला है, भारत की पहली महिला है जो ओलंपिक में कितना? ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला है। ठीक है ना, तो PV सिंधु आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बैडमिंटन आपका आंसर करेक्ट है। तो याद कर लीजिएगा, भारत की ये पहली महिला है जिन्होंने ये बैडमिंटन में ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली हैं। ठीक है, आगे है यहाँ पर सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन मिलने वाला है, यानी कि आपको 20 क्वेश्चन जीके का क्वेश्चन है। अब 15 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं किससे? तो आपको साइंस से मिलने वाले हैं, और 15 क्वेश्चन आपको मैथ से क्वेश्चन मिलने वाला है। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन को लगाइए मेरे साथ में। क्वेश्चन क्या है कि इंद्रधनुष किस घटना का परिणाम है? तो इंद्रधनुष में जानते हैं कि बहुत सारे कलर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी घटना का परिणाम है? तो यहाँ पर ऑप्शन को ठीक से पढ़ लीजिएगा, जहाँ लगे वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज करके आप लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली इसका आंसर बता रहा हूँ, अपने आंसर को मैच कर लीजिएगा। अपवर्तन, परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि तीनों इसमें शामिल है। ठीक है, आगे है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? कौन से धातु का बना होता है ये विद्युत बल्ब का फिलामेंट? तो ये बना होता है टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए यहाँ पर, किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किया था? तो गुरुत्वाकर्षण का खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है आपका आइजैक न्यूटन आपका आंसर करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में है कि नींबू में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? दही में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नींबू में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर आपका सी है यहाँ पर करेक्ट। अगले क्वेश्चन में है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ना, ये आपका यकृत है, यानी कि लीवर आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए यहाँ पर, किस गैस को लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं? कौन से गैस को? तो ये जाना जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड N2O आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए मेरे साथ में और अपने आंसर को मैच करिए। और जिनको भी पता नहीं हो आंसर, सभी को मैं बोलूँगा कि रिवीजन ज़रूर करते रहना आप लोग। ठीक है ना, चलिए आगे है यहाँ पर कि ध्वनि की प्रबलता को मापने की इकाई क्या कहता है? ध्वनि की प्रबलता को मापने की इकाई को क्या कहा जाता है? तो डेसिबल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में है कि एड्स किस वायरस के कारण होता है? तो एड्स जो होता है ना, ये HIV वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आंसर फिर से करेक्ट हो जाता है। आगे है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है ना, ये आपका दूरी का इकाई है। क्या है? दूरी का इकाई है। आगे है
कि किस तत्व का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। कौन से तत्व का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो यहाँ पर है कोबाल्ट 16। कोबाल्ट 16 का उपयोग किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। आगे है कि पौधे किस प्रक्रिया के माध्यम से पानी छोड़ती है? तो पौधे जो होता है ना, ये वाष्पीकरण से, यानी कि वाष्पोत्सर्जन से। ऑप्शन नंबर आपका ए में ही ये दिया गया है। आगे है कि लोहे को जंग से लगने से बचाने के लिए किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? यानी लोहे में जंग नहीं लगे उस पर क्या चढ़ाया जाता है? कौन से धातु का परत चढ़ाया जाता है ताकि उसमें जंग नहीं लगता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी आ रहा है ना, जिंक। तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? टोटल 46 होता है। और ये कितने होते हैं? 23 जोड़ा होता है। कितना होता है? 23 जोड़े होते हैं। 23 जोड़ा मतलब क्या होता है? 23 जोड़ा 46, यानी कि 46। यहाँ पर 23 आंसर मत कीजिएगा आप लोग, ये 23 जोड़ा होता है। लेकिन यहाँ बोल रहा है कुल कितना होता है, तो ये 46 होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन में है कि किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? कौन से रंग की प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक होता है? ये होता है आपका लाल रंग में होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है पीतल की किन धातुओं का मिश्रण है? पीतल जो है ना, कौन से धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल जो है आपका कौन से धातु का मिश्रण है? तो ये आपका है तांबा और जस्ता का मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आगे दिया गया आपका मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, 15 क्वेश्चन दिया गया है आपका, ठीक है ना, मैथ का। और मैथ का जो क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन इसी लेवल में आएंगे, और इससे में भी हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन इसी लेवल थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा आपको। लेकिन मैं बोलूँगा कि ये तो आपको लेवल बताया है ना, तो इस लेवल से थोड़ा सा ऊपर का लेवल करने का कोशिश करिएगा। तो चलिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि एक व्यक्ति 10 वस्तुएं 8 रुपये में खरीदता है और 8 वस्तुएं 10 रुपया में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? देखिए यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं। डेली ये क्लास आपको 10 बजे मिलेंगे आपको, तो 10 बजे आप लोग नोट बुक और पेन लेकर बैठिएगा और मेरे क्लास में जो भी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ आप लोग नोट बुक में नोट ज़रूर करिएगा और जहाँ सॉल्व करने वाली बात हो सॉल्व ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि आप इस 15 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बनाने के लिए और भी कई सारे तरीके हैं, लेकिन जो सिंपल तरीका है ना मैं बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर 10 वस्तु कितना में खरीदा गया है? 10 वस्तुएँ कितना में खरीदा गया है? 10 वस्तुएँ ना, ये 8 रुपया में खरीदा गया है ना। यानी अगर मैं बोलूँगा कि एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया गया है 8 रुपया। तो अगर एक वस्तु का बोलूँगा ना तो 8 में 10 से भाग लगा दीजिएगा, यानी 0.8 रुपया क्या हो जाएगा? देखिए 0.8 रुपया क्या हो जाएगा? ये क्रय मूल्य हो जाएगा। वही बात अगर मैं विक्रय मूल्य की बात करूँ, तो क्या दिया गया है? 8 वस्तुएँ 10 रुपया में बेचा जाता है, यानी 8 वस्तुएं क्या है? सेलिंग प्राइस कितना है? तो 10 रुपया है, ठीक है। अब एक वस्तु का क्या हो जाएगा? एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? एक वस्तु का सेलिंग प्राइस हो जाएगा 10/8, यानी भाग लगा निकालेंगे तो 8 × 8, 8 दूना 16, 8 पंच 40, यानी कि 1.25 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ पर बोल रहा है लाभ प्रतिशत, लाभ नहीं बोल रहा है, लाभ प्रतिशत बोल रहा है। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है? यहाँ नोट कर लीजिएगा। लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है? लाभ बटा में क्रय मूल्य गुना में 100 होता है। आपको क्या निकालना पड़ेगा? लाभ निकालना पड़ेगा। तो लाभ बराबर में क्या होता है? लाभ बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस होता है। तो सेलिंग प्राइस दिया गया 1.25 माइनस में 0.8 दिया गया है, आपका ये लाभ दिया गया है। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0.45 क्या हो जाएगा? आपका लाभ हो जाएगा। अब आप कुछ नहीं करना है, आपको लाभ प्रतिशत निकाल लेना है। आपको यहाँ पर लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? लाभ बटा में 100 माफ कीजिएगा क्रय मूल्य गुना में 100, यानी कि लाभ दिया गया आपको 0.4545 और आपका क्रय मूल्य कितना दिया गया है? तो क्रय मूल्य आपका इतना दिया गया है ना, 0.80
गुना में 100 कर दीजिए। अब काट के निकालेंगे ना तो आपका 56.25 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व कैसे करता हूँ, एक आसान तरीका से देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, देखिए यहाँ पर अब आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ना तो कैसे सॉल्व करिएगा देख लीजिए। 10 वस्तु है ना, 10 वस्तु 8 रुपये में खरीदा गया है, 10 और यहाँ पर मैं कर दूंगा 8। अब 8 वस्तु क्या है, 10 रुपया में बेचा गया है, 8 वस्तु क्या करूँगा मैं, 10 रुपया में बेचा गया है। अब देखिए इन दोनों में गुना करिए, आप इन दोनों में गुना करिए, कौन से नंबर से गुना करिए, इसमें गुना करूँगा, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 40। 40 कैसे, 8 और 10 का एलसीएम निकालेंगे 40 हो जाएगा। तो 8 में किससे गुना करना पड़ेगा, 5 से गुना करूँगा, कितना बन जाएगा 40, और इसमें 5 से गुना करूँगा तो कितना हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा 8 पंच 40 और 10 चौका में 40, 10 चौका में 40, ठीक है। अब देखिए 5 से इसमें गुना करूँगा तो 5 से इसमें गुना करना पड़ेगा, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 50, और ये कितना बन जाएगा इसमें गुना करूँगा तो ये हो जाएगा 32। यानी नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका, नीचे वाला हो जाएगा क्रय मूल्य, और ऊपर वाला क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य बन जाएगा। बस आपको निकाल लेना है, लाभ निकाल लेना है। अब आपको विक्रय मूल्य निकल गया ना, आप लोग बना कर देख लीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए मैं अगले क्लास में ऐसे ही क्वेश्चन लाकर मैं आपको बता दूंगा, क्लास आपका लेंथी हो जाएगा। चलिए एक ही क्वेश्चन पे इतना टाइम नहीं देना है मुझे। चलिए अब आगे आ जाइए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि A अनुपात B बराबर में 3:4 है और B अनुपात C बराबर में 8:9 है, तो A अनुपात C का मान कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर A अनुपात B और B अनुपात में C ऐसे करिएगा। उसी तरह से इसका वैल्यू भी कितना है, 3:4 और 8:9। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए ये 8 दिया गया है ना, 8 दिया गया है। अब इसको भी 8 बना लीजिए, क्योंकि देखिए ये भी आपका B है, ये भी आपका B है, और दोनों का वैल्यू तो समान होना चाहिए ना। अब देखिए इसमें क्या गुना करूँगा मैं, 2 से गुना कर दूंगा। 2 से गुना कर दूंगा तो कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा नहीं ये। अब 2 से इसमें गुना करूँगा तो 2 तो इसमें भी गुना करना पड़ेगा मुझे, यानी ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 6 अनुपात में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये 8:9 तो है ही। अब क्या होगा, दोनों बराबर हो गया ना। अब ये A का वैल्यू है, ये B का वैल्यू है, और ये C का वैल्यू है, यानी कह सकता हूँ कि यहाँ पर कि A अनुपात B अनुपात में C बराबर में 6:8:9 हो जाता है। अब आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि A अनुपात में C बराबर क्या होगा, A अनुपात C, तो A का वैल्यू कितना है, 6 है, अनुपात में 9 है, ठीक है ना। C का वैल्यू अब कुछ नहीं करना है, आपको काट देना है। यहाँ पर काटेंगे कितना हो जाएगा, 6/9, यानी 3 से काटूंगा, 3 2 में 6, 3 3 9, यानी कह सकता हूँ कि 2:3 क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये C में दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन में है कि एक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a² फार्मूला होता है, ठीक है ना। यानी कि घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब A यहाँ पर क्या दिया गया है, A आपका दिया गया है यहाँ पर भुजा दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको आपका इसका फार्मूला पता होना चाहिए, तभी इसका आप बना सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया इसका फार्मूला। अब देखिए यहाँ पर ये आपका आयतन दिया गया है ना, तो घन का, माफ़ कीजिएगा, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन बराबर में क्या होता है, दिया गया आपको 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है ना। इसका आयतन होता है भुजा क्यूब होता है, यानी कि A क्यूब होता है, बराबर में 64 दिया गया है ना। तो यहाँ पर A बराबर कितना हो जाएगा, आपका √अंडर में 64 हो जाएगा, तो 4 चौका 16 चौका 64, यानी कि 4। आपका भुजा कितना निकल गया, भुजा निकल गया आपका 4 निकल गया। और यहाँ पर क्या निकालना है आपको, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसका फार्मूला क्या होता है, 6a², यानी 6 गुना में 4 का स्क्वायर, यानी 6 गुना में 4 चौका 16, 16 छके 96 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये C में दिया गया है। अब देख लीजिए मैंने कैसे बनाया है। इसमें आपको 2 फार्मूला काम लगा है। एक तो घन का आयतन क्या होता है, A क्यूब, यानी कि भुजा क्यूब, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² होता है। तो दोनों फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मेंसुरेशन में जितने सारे फार्मूले हैं ना, सभी फार्मूले को आपको याद करके जाना है और प्रैक्टिस अभी से करना है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। इसकी गति मीटर पर सेकंड में ज्ञात करने के लिए कह रहा है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की से चल रहा है, इसको मीटर पर सेकंड में, यानी कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किलोमीटर पर आवर में
5/18 से क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। तो यहाँ पर कितना दिया गया है, 90 दिया गया है ना। अब 90 को क्या कर दीजिए, 5/18 से गुना कर दीजिए, तो किस में चेंज हो जाएगा, ये आपका चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। अब देखिए 18 पंचे 90, 5 पंचे 25, यानी कि 25 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। ये सब बिल्कुल कंसेप्ट है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए यहाँ पर। अगर नहीं पता है तो मेरा आज सॉल्यूशन देखिएगा, पता है तो पहले सॉल्व करिए, आपका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर यदि x प्लस 1/x बराबर में 4 है तो x² प्लस में 1/x² का वैल्यू क्या होगा। देखिए यहाँ पर एक मैं फार्मूला बता रहा हूँ, आप लोगों को समझिएगा। यहाँ पर x प्लस में x 1/x बराबर में अगर a हो, मैंने मान लिया अगर इतना बराबर में a दिया हो ना, तो x² प्लस में 1/x² बराबर में क्या हो जाएगा, a² माइनस में 2 हो जाएगा। मैंने क्या बताया समझिएगा। यहाँ पर अगर इसका वैल्यू में a दिया रहे ना, तो x² प्लस में 1/x² बराबर में a² माइनस में 2 फॉर्मूला आपका है। अब देखिए यहाँ पर अब इतना बराबर में क्या दिया है, 4, यानी a बराबर में यहाँ पर क्या निकल गया, 4 निकल गया। तो यहाँ पर इसका वैल्यू में क्या आ जाएगा, a² माइनस में 4 है ना, तो क्या हो जाएगा, a का वैल्यू दिया गया है 4, तो माफ़ कीजिएगा 2 है ना, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा 2, यानी कि ये कितना हो जाएगा 16 और माइनस में 2, यानी घटा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ये आपका बी में दिया गया है। वैसे इसका सॉल्व भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन इस फार्मूले से बनाएंगे ना तो आपको बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन ये बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखता हूँ। अगला क्वेश्चन में है कि दो संख्याओं का योग 36 है और उनका अंतर 12 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। अब देखिए दो संख्या x और y है और दोनों को जोड़ने पर कितना होता है, 36 होता है, और दोनों को घटाने पर क्या हो जाएगा, घटाने पर का 12 हो जाएगा। ये आपने बनाया होगा ना, समीकरण 1 समीकरण 2 बनाया होगा। अब देखिए बनाने के लिए मैं वैसे ही बनाऊंगा कंसेप्ट में, लेकिन इसको मैं ऑप्शन से आपको लेकर चलता हूँ। देखिए दो संख्या का योग दिया गया 36 ना, और दोनों का अंतर आपका 12 है, तो बड़ी संख्या तो आपका ऑप्शन में दिया होगा कोई ना कोई। अगर बड़ी संख्या 12 अगर है, मैं मान लेता हूँ अगर बड़ी संख्या 12 है तो छोटी संख्या तो 12 से भी कम होगा ना। अब देखिए 12 से छोटी वाली संख्या में कोई सा भी जोड़ेंगे ना, सपोज कर लिए 11 ही जोड़ लेंगे, तो आपका 36 नहीं होगा, आपका 36 नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन पहला गलत हो गया। अगर मैं 20 लेता हूँ, अगर 20 से पहले अगर लेता हूँ, 20 बड़ा संख्या है तो छोटा संख्या क्या बन जाएगा, छोटा संख्या आपका 16 बन जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपका 36 जोड़ के हो जाएगा ना, तो 20 और 16 को जोड़ूंगा कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 36। लेकिन ये तो बन गया आपका दोनों को जोड़कर 20 और 16 जोड़कर, लेकिन बोल रहा है अंतर 12 होना चाहिए। क्या दोनों घटाएंगे, 20 और 16 को घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, क्या 12 बनेगा, नहीं बनेगा ना, 4 हो जाता है, नहीं बनेगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। ऑप्शन सी पर आ जाइए। 12 और छोटा संख्या क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। 24 और 12 को जोड़ लीजिए। यहाँ पर 24 और 12 को जोड़ता हूँ यहाँ पर मैं अगर, तो कितना 36 तो होता है, पहला समीकरण आपका फिट बैठ गया। लेकिन क्या ये 12 यानी 24 और 12 को घटाऊंगा तो क्या बन जाए, 12 बन जाएगा, यहाँ 12 भी बन रहा है। तो आपका बिल्कुल दोनों ऑप्शन को फिट बैठा रहा है यहाँ पर। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 24 आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपको मैंने समझाया है, आपको टाइम लगा है, आपको बाद में समझ गए होंगे, तो अगले क्वेश्चन में आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि एक काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा। इसके लिए मैंने क्या बताया था आपको, दोनों को क्या करना है, ऊपर में गुना कर देना है और नीचे में दोनों को जोड़ देना है। ये कब करना है, जब आपको दोनों मिलकर काम करेगा तब, और दोनों का काम अलग अलग दिया हो तब। 10 गुना में 15 बटा में कितना बन जाएगा, ये 25 बन जाएगा। 5 पंचे 25 और यहाँ 5 दिया 15, 5 से काटूंगा तो 5 गुना में 10, क्या बच गया, 2 और 3 बच गया ना, ये आपका 6 हो जाएगा। यानी दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो 6 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, त्रिज्या दिया गया आपका, रेडियस दिया गया, कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर दिया गया है। उसका क्षेत्रफल कितना है। देखिए यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 22/7 और आर स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर मतलब कितना, आर गुना आर 2 बार ना,
तो यहाँ पर R 7 दिया गया है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 गुना में 7। अब देखिए यहाँ पर 7 7 कट जाएगा, क्या बच जाएगा 22 गुना में 7 बच जाएगा, और 22 और 7 को गुना करेंगे कितना बन जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। ठीक है, देखिए मेंस्ट्रुएशन में सभी फॉर्मूले आपको पता जरूर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन में दिया गया आपका कि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या है। देखिए अगर मैं बोलूँगा 5 लगातार संख्या है ना, 1 2 3 4 5, तो क्या होता है बीच वाला संख्या क्या बनता है, बीच वाला संख्या क्या बन जाता है, औसत बन जाता है। ठीक है, यानी कि 25 ये है ना, 25 ये है, 25 मैंने कहाँ से ला दिया, औसत क्या होता है, बीच वाली संख्या क्या होता है, बीच वाली संख्या क्या होता है, जब लगातार संख्या दिया रहे तो ये औसत बन जाता है, और ये विषम संख्या है ना, तो ये बीच वाला संख्या औसत आपका है, यानी पहले वाला संख्या कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, इससे पहले संख्या 21 हो जाएगा। मैंने कहाँ से ला दिया, विषम संख्या है ना, तो 25 से पहले विषम संख्या 23 है, उससे पहले आपका 21 है, सबसे छोटी बोल रहा है, तो सबसे छोटी क्या हो जाएगा आपका, सबसे छोटी संख्या 21 हो जाएगा आपका विषम संख्या। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये डी करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, किसी संख्या में 10% घटाने पर 90 प्राप्त होता है, तो वो संख्या क्या है। संख्या मान लेता हूँ मैं x, अब x में 10% कम कर दिया, यानी कि 100 में से कितना कम कर दिया मैंने 10% कम कर दिया ना, तो कितना बच गया 90% बच गया ना। तो x का 90%, 90 बटा में 100 बराबर में कितना है 90 प्राप्त होता है ना, यहाँ पर 90 कर दीजिए। अब x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 90 गुना में 100 बटा में 90 हो जाएगा। इसको मैंने क्या कर दिया इस तरफ कर दिया, तो ये उल्टा हो गया। अब क्या कर दीजिए काट दीजिए, यहाँ पर 90 से 90 कट जाएगा, क्या बच जाएगा आपका 100 बच जाएगा आपका, यानी संख्या क्या था आपका 100 था। अब 100 का 10% कम करके देख लीजिए, आपका आंसर 90 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में है यदि किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। अगर कोई वस्तु को बेचते हैं हम लोग तो 480 रुपये में, तो आपका 20% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या है। क्वेश्चन को देखिए, मैथ में आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूँ, अपने आंसर को मैच करने के लिए क्या करिएगा, पहले आप क्या करिएगा, इसको तो लिख लीजिए और आंसर मेरे आंसर से मैच करिएगा। सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है 480, प्रॉफिट कितना दिया गया है, प्रॉफिट परसेंट कितना दिया गया है आपका, ये दिया गया आपका 20%। तो कॉस्ट प्राइस का क्या होता है फार्मूला में, जब सेलिंग प्राइस दिया हो और प्रॉफिट परसेंट दिया हो, इसका फार्मूला बन जाता है सेलिंग प्राइस इंटू में 100 बटा में 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट फार्मूला होता है। अब देखिए सेलिंग प्राइस दिया गया है 480, गुना में कितना हो जाएगा 100, बटा में कितना हो जाएगा 100 प्लस में कितना हो जाएगा 100 प्लस में 20 हो जाएगा ना, कितना निकल के आ जाएगा आपको, तो यहाँ हो जाएगा 480 गुना में 100 बटा में 120। अब काटिए, यहाँ पर 0 0 कट जाएगा, 12 चौका में 48, 100 चौका में 400 हो जाएगा। आपका क्या निकल के आ गया, कॉस्ट प्राइस निकल के आपको आ गया यहाँ पर। चलिए ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। ठीक है, सारे फार्मूले पर ही क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है ना, आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए अगर मैथ से डर लग रहा है आपको ना, तो आप मेरा मैथ का जो कोर्स है ना वीरपद के एप्लीकेशन में, उसको जाकर डाउनलोड करिएगा और प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी सारे वहाँ पर क्लासेस मिल जाएंगे आपको। ठीक है ना, चलिए आगे है कि यदि LCM और HCF 60 और 5 है और एक संख्या 15 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। देखिए आप लिख लीजिए, दूसरी संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, HCF इंटू में LCM बटा में क्या होता है पहली संख्या, क्या होता है पहली संख्या फॉर्मूला होता है ये। तो आपको HCF कितना दिया गया है, ठीक है ना, और LCM कितना दिया गया है 60 गुना में 5 हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा पहले संख्या 15 दिया गया है। अब कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है। 15 चौका में कितना हो जाएगा 60, 5 चौका 20 हो जाएगा, आपका दूसरा संख्या निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। वीडियो को आप पॉज करके ज़रूर बनाइएगा, मैं इतना उम्मीद करूँगा आप लोगों से। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि 1 4 9 16 25, तो यहाँ पर कौन सा होगा, अगला अंक बोल रहा है करने के लिए। देखिए 1 4 9 16 25 यहाँ पर है। देखिए देखने से क्या पता चलता है, 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। ये ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है आपका, ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यही तो पता करना था आपको। ठीक है, अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन में है, इसको सॉल्व करना है।
अब इसको सॉल्व करके आप लोग आंसर कमेंट में कीजिएगा, ठीक है ना। कमेंट करके आप क्वेश्चन नंबर 49 लिखकर आंसर लिखकर ऐसे कमेंट कीजिएगा ब्रैकेट में देकर ऑप्शन नंबर, ठीक है। तब मैं समझ जाऊंगा कि मेरी क्लास को आप लोग लास्ट तक देखते हैं, ठीक है ना। देखिए लास्ट तक देखेंगे ना तो भी हम लोगों का मोटिवेशन बनेगा। आप लोग शुरू में देखेंगे क्लास को छोड़ के भाग जाएंगे, ठीक है, तो हम लोगों का मोटिवेशन टूट जाता है। वैसे आप लोग छोड़ के भागते हैं तो आप लोग समझते हैं आपका नुकसान खुद ही है। तो क्लास को जब भी देखिए क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में है, यदि एक बेलन की त्रिज्या r है और ऊंचाई h है, दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो उसका आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा। देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब क्या कह रहा है, अब क्या बोल रहा है, त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, यानी कि पाई आर को क्या कर 2r कर दूंगा मैं, 2r का दोगुना हो जाएगा, गुना में h कितना है, h को भी दोगुना यानी हाइट को भी दोगुना कर दूं, यहाँ पर 2h हो जाएगा, आपका हाइट हो जाएगा। यानी कि अब आयतन कितना बन जाएगा, पाई 2 दुना में 4r स्क्वायर इंटू में कितना हो जाएगा 2h, यानी कि 4 दुना में 8 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए क्या बढ़ा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच दोनों में दिया ही गया है, ठीक है ना। लेकिन क्या बढ़ा, 8 गुना बढ़ गया ना, पहले से कितना गुना बढ़ गया, 8 गुना बढ़ गया। यानी कि अगर त्रिज्या और ऊंचाई में दोनों में 2 गुना करेंगे ना तो इसका आयतन जो है ना, उसका आयतन 8 गुना बढ़ जाएगा। कितना गुना बढ़ जाएगा, 8 गुना बन जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम से बनाएंगे ना तो आप लोग डायरेक्टली क्या करिएगा, 8 गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए अभी मैंने 50 क्वेश्चन करवाए हैं, तो 50 क्वेश्चन कराने के बाद अगर आप लोग अभी तक मेरे क्लास को देखे हैं ना तो वीर पथ का एप्लीकेशन जाकर डाउनलोड करिए और वहाँ से आप लोग टी आर्मी का टेस्ट ज्वाइन करिए। देखिए आपका टेस्ट जो है ना आपका ऑफलाइन हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन ऑनलाइन में मैंने इसलिए करा दिया कि मैं मैक्सिमम कंटेंट कम समय में आपको दे सकूं और बेस्ट कंटेंट और अपडेट भी मैं इसमें करता रहूं। इसीलिए आप लोग जाकर अभी आप लोग टेस्ट जाकर लगाइए और जाकर बाय करिए। कोई भी दिक्कत हो रहा है आपको टेस्ट बाय करने में तो आप मुझे 9102195290 पर मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी से फिर से जय हिंद जय भारत।